अपने संसदीय क्षेत्र मैनपुरी पहुंची डिंपल यादव। चुनावी नुक्कड़ सभाओं को किया संबोधित। भाजपा पर निशाना। सपा सांसद ने लगाया आरोप, भाजपा नौजवानों को रोजगार देने में रही पूरी तरह विफल। महिला सशक्तिकरण के नाम पर भाजपा कर रही खानापूर्ति। महिलाओं पर होने वाले अपराधों में हुई वृद्धि। महिला आरक्षण के नाम पर महिलाओं को भाजपा ने दिया धोखा। अभी तक महिला आरक्षण बिल नहीं हुआ लागू। सपा सांसद डिंपल यादव ने अपने संसदीय क्षेत्र मैनपुरी पहुंचकर आधा दर्जन से अधिक नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। मैनपुरी विधानसभा क्षेत्र के गांव धारम पहुंची और सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। श्रीमती डिंपल यादव ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि श्री राम मंदिर को लेकर चारों शंकराचार्यों ने जो विरोध प्रकट किया है वो अधूरे मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किया है। मंदिर कमेटी को शंकराचार्य के विरोध को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस समय नौजवान रोजगार के लिए भटक रहे हैं, किसानों को उनकी उपज का बड़ी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। वहीं महिला अपराधों में वृद्धि हो रही है, जबकि सरकार महिला सशक्तिकरण के नाम का ढिंढोरा पीट रही है। सपा सांसद ने कहा कि भाजपा सरकार नौजवानों को रोजगार देने में पूरी तरह फेल हो गई है। पहले संविदा पर रोजगार देने का प्रावधान किया, अब ठेके पर नौजवानों को रोजगार दिया जा रहा है। सरकार की चाल को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार नहीं चाहती है कि समाज शोषित पीड़ित परिवार भी शिक्षित हो। प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली किसी से छुपी नहीं है। सरकार देश प्रदेश का विकास चाहती है तो अच्छे शिक्षा की व्यवस्था करें। सांसद डिंपल यादव ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए और क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। जल्दी आ रहे हैं और हमें कार्य मुझे कम मिला है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क करने का ही मेरा उद्देश्य है। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लगातार चारों शंकराचार्य उसका विरोध कर रहे हैं और लगातार विरोधी पार्टी उसका विरोध कर रही है। उसके बाद भी बीजेपी वहाँ निर्माण कार्य करा रही है, इसमें क्या कहेंगे? अच्छा है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन जो आज भी जो धरातल पर समस्याएं हैं लोगों की, मैं समझती हूँ सरकार को उसकी और काम करना चाहिए। जो हमारे युवा बेरोजगार हैं, जहाँ पहले सरकारी नौकरियाँ थी, उसके बाद संविदा पे नौकरी देते थे और अब ठेके पे नौकरी दे रहे हैं, जहाँ हमारे युवाओं के भविष्य की कोई भी भविष्य नियमित नहीं है। अभी भी लोग नहीं जान पा रहे हैं, सरकार यह नहीं जान पा रही है कि लोगों की समस्याएं क्या हैं, कहाँ स्वास्थ्य की समस्या है, कहाँ शिक्षा की समस्या है। और बिना शिक्षा के कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर सरकार चाहती है कि समाज आगे बढ़े तो गांव-गांव में अच्छी शिक्षा की ओर सरकार को काम करना है। आपका लगातार दौरा हो रहा था और आपने कहा था कि अयोध्या में जाने को लेकर कि हमको अगर न्योता दिया जाएगा तो हम अयोध्या जाएंगे। वहाँ के शंकराचार्य द्वारा आपको न्योता दिया गया है मेंथ के द्वारा, उसके बाद अब नहीं जा रही, इसका क्या रीजन? मुझे कोई न्योता नहीं मिला है और जैसे मैंने कहा, जब भगवान बुलाते हैं तब जाया जाता है मंदिर, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम सब परिवार अयोध्या जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष विरोध कर रहे हैं राम मंदिर में जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसको किस तरह से देखते हैं? लगातार राजनीति हो रही है 2024 के चुनाव को लेकर। जी का बयान सुना था और उन्होंने कहा है कि मंदिर पूर्ण नहीं है मैडम, और पूर्ण मंदिर में ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। इसीलिए शंकराचार्य लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मैंने उनके बयान सुने। अधिवक्ता लगातार अधिवक्ता ईवीएम को लेकर विरोध कर रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं कराना चाहिए, उसके बाद भी सरकार कानों में रुई लगा के बैठी हुई है। मैंने पहले भी इस बारे में कहा है कि जितनी भी हमारे विश्व में जितने भी विश्व की जितनी भी हमारी कंट्रीज हैं, वहाँ सभी जगह ईवीएम जहाँ चुनाव होते थे वो वापस बैलेट पेपर में आ गए हैं। जितने भी देश हैं पूरे विश्व के, सब बैलेट पेपर से ही चुनाव कर रहे हैं। अगर हमारा हिंदुस्तान भी आगे बढ़ रहा है तो मैं समझती हूँ कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए। मैडम कोचिंग को लेकर की पिच पे बैटिंग कर रही है, वहीं आपको हिंदुत्व के नाम पे धर्म पे कब्जा कर लिया, क्या कहेंगे? धर्म पे किसी का कब्जा नहीं हो सकता है। धर्म सबका अपना एक पर्सनल मैटर है और मैं समझती हूँ धर्म का उपयोग राजनीति के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैडम सरकार ने एक आदेश निकाला है कि 16 साल की उम्र में जो बच्चे हैं ना वो कोचिंग नहीं पढ़ेंगे। मैं समझती हूँ सरकार को आंकड़े देखने चाहिए जो NCRB के आंकड़े आए हैं 2022 के, कि लगातार कितनी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं,
लगातार ऐसी जो रेप विक्टिम्स हैं उनकी हत्याएं कर दी जा रही हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं पूरे प्रदेश में। और अगर आप गांव-गांव जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने कब्जे हो रहे हैं ज़मीनों में। तो मैं समझती हूँ सरकार को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए और लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। क्या समाजवादी ये है हमें मिले हैं और ये सरकार के आंकड़े हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति बहुत ही निर्दयी है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि रोज उत्तर प्रदेश में लगभग 10 महिलाओं के साथ रोज बलात्कार हो रहे हैं और रोज न जाने कितनी हत्याएं हो रही हैं। लेकिन यह सरकार टीवी के माध्यम से बुलडोजर दिखा के हमें विभाजित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप सबको यह समझना होगा कि टीवी और व्हाट्सएप के माध्यम पे ना जाएं, अपने आसपास देख लीजिएगा। अगर आपको विकास दिखाई दे रहा है, अगर आपके गांव में युवाओं को रोजगार मिल रहा है तो उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, अन्यथा वो पिछड़ रहा है। यह सरकार बात करती है नारी को उनका हक सम्मान अधिकार देने की। नारी वंदन बिल लेके आई जहां महिलाओं की आरक्षण की बात हुई, लेकिन यह सरकार ये नहीं बता पाई है कब लागू करेगी। और जब हमने कहा कि इस महिला नारी वंदन बिल, जहां महिला आरक्षण की बात हो रही थी कि हमारी पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति को भी सम्मान, हक और अधिकार मिलना चाहिए था, तो यह सरकार मुकर गई। जहां ये एनआरसी की तो बात करती है, लेकिन यह जातिगत जनगणना की बात नहीं करती है, क्योंकि ये आपको हक, सम्मान और अधिकार देना ही नहीं चाहती है। यह आपको अच्छी शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं नहीं देना चाहती है। यह आपका दमन और उत्पीड़न करने में ज्यादा महत्व कर देती है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक जवान शहीद हो रहा है या हमारा किसान लगातार पिछड़ रहा है या हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है, उनकी आशाएं लगातार कम होती जा रही हैं। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, यही विनती है कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि यह चुनाव जिन्होंने हमें संविधान दिया था, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने, उस संविधान को भी बचाने का चुनाव है। माताएं, बेटी जो आज यहाँ सब यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि इतनी सर्दी के मौसम में भी आप सब आज यहाँ पे भारी संख्या में आए हैं और आपने हमेशा समाजवादियों का साथ दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी आप समाजवादियों का साथ देंगे, क्योंकि आप सब समाजवादी लोग हैं। समाजवाद का मतलब क्या होता है? समानता और संपन्नता। और आज की सरकार इन दोनों ही मूल्यों अगर मूल्यांकन करे तो आज ना समानता दिखती है और ना गांव में, ना शहरों में संपन्नता दिखती है। हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है। 2014 में जब सरकार आई थी तब क्या कहा गया था कि गुजरात मॉडल आ रहा है, कि स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी। 2017 में जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए तो क्या लेकर आए ये लोग? नोटबंदी। और उस नोटबंदी से किसी का फायदा हुआ? कोई काला धन कम हुआ? आज भी अगर आप टीवी में देखेंगे तो न जाने कितनी लोगों के यहाँ पे काला धन निकल रहा है। उसके बाद 2019 का चुनाव आया, जहां पुलवामा कांड हुआ जम्मू कश्मीर में। आज तक जो पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हुए थे, आज तक उनको इंसाफ नहीं मिल पाया है। आज तक कोई पकड़ा नहीं गया। आज तक हमारी एजेंसियों ने यह स्वीकारा नहीं है कि हाँ, ये हमारी एजेंसियों का विफलता थी कि वह नहीं समझ पाई कि इतना बड़ा साजिश हमारे देश के साथ होने जा रही है। 2019 का जब चुनाव आया तब यह सब बात कही गई
और जब उत्तर प्रदेश का दोबारा चुनाव आया था 2022 में, तब क्या कहा गया भाजपा के द्वारा, बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, कि हमारे आवारा पशुओं की जो दुविधा है, जिससे हमारा किसान रोज जूझ रहा है, उसका निवारण किया जाएगा। लेकिन आज तक ऐसी कोई भी तकनीक या ऐसी कोई भी मंशा सरकार की नहीं दिख रही है जहां वह आवारा पशुओं पर नियंत्रण लगाने की कोई भी कोशिश कर रही है।